हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन, फिर हैलाइड्स, फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोलिक एसिड, एमीन्स, पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल्स। ध्यान रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चेन है, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से होता है। पहले हाइड्रोकार्बन, फिर हैलाइड, फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन। तो ध्यान इसमें रखनी है कि जो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी रिएक्शंस आगे आपको हैलाइड में, ऑब्वियसली अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में, एल्डिहाइड कीटोन में मिलेगी। मतलब ये आप बिल्कुल नहीं समझेंगे कि ये 11th है, नहीं, सारा का सारा रिएक्शन इसमें 12th का है। कोई भी एक रिएक्शंस 11th की इसमें है ही नहीं, ऑल रिएक्शंस 12th का है। हाइड्रोकार्बन में आप जितनी भी रिएक्शंस देखेंगे सारी की सारी रिएक्शंस 12th की हैं। इसलिए कभी भी आपके अंदर ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं आनी चाहिए कि ये 11th है, नहीं, सारा का सारा रिएक्शंस ये 12th का है। तो जो हम लोग हाइड्रोकार्बन में जो हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे वो आगे के चैप्टर हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन में आप उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और हाइड्रोकार्बन में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आगे के चैप्टर का प्रिपरेशन होगा। तो इसीलिए ये आपका पहला तो मिसकॉन्सेप्शन ज़्यादातर स्टूडेंट को होता है हाइड्रोकार्बन, नहीं, ये इसमें ऑल रिएक्शंस 12th के ही हैं, 11th का रिएक्शंस है ही नहीं। ऐसा एक्चुअली 11th में ऑर्गेनिक कुछ है ही नहीं, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 12th का है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन, इसका जो भी रिएक्शंस है 12th का है। तो हाइड्रोकार्बन जैसा नाम में है कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है? तो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, वह कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन की अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, तो हाइड्रोकार्बन को ब्रॉडली हम लोग 3 कैटेगरी या कि 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते। एक आपकी हो गई अल्केन, ये एक हो गई अल्केन, दूसरी होगी अल्काइन, दूसरी होगी अल्कीन, तीसरी होगी अल्काइन, और चौथी होगी बेंजीन। ये सारा का सारा क्या है? तो हाइड्रोकार्बन है। तो अल्केन, व्हाट इज अल्केन? अल्केन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन कॉन्टेंस, इसमें क्या होगा? तो कॉन्टेंस ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होगी? तो सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगी। सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर इसमें देखें, जैसे इथेन ले लेते, एग्जांपल के तौर पर इथेन ले लेते, HCH, ये C, ये H, ये H, ये इथेन है। इसमें कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट होती है, एक कार्बन ऑब्वियसली फुल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, इसलिए हाइब्रिड स्टेट sp3 होगी। ऑब्वियसली यहां पर जो अल्केन में जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रम होती है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वह 1.12 एंगस्ट्रम के आसपास होती है, 1.12 एंगस्ट्रम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। तो अल्केन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिर्फ क्या होंगी? कार्बन कार्बन बॉन्ड होगी। अल्केन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ क्या होंगी? तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगी। जैसे कह ले इथेन, इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड है। ऑब्वियसली यहां पर अल्केन में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 होती है, बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेटली 190-28 मिनट। कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है यहां पर 1.54 एंगस्ट्रम होती है, और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है लगभग 1.12 एंगस्ट्रम होती है। उस तरह से अल्कीन, अल्कीन क्या है? तो वर्ड अल्कीन, अल्कीन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन है, कॉन्टेंस
इसमें क्या हो तो कॉन्टेंस एट लीस्ट मतलब कम से कम अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसमें कम से कम क्या होगी, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी। तो अल्कीन क्या है तो हाइड्रोकार्बन कॉन्टेंस एटलीस्ट अ कार्बन कार्बन डबल कोवलेंट। और बेसिस का एग्जांपल अगर ले लें सिंपलेस्ट इथिलीन, H ये C ये H, ये कार्बन कार्बन ये CH ये H, इसमें कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय इट। तो बेसिस कार्बन ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है तो 3 सिग्मा बनाया, 1 2 3, इसलिए हाइब्रिड स्टेट क्या sp2। बॉन्ड एंगल कितनी तो 120 डिग्री, इसका सेफ रेगुलर प्लेनर होगा। और बेसिस में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है लगभग 1.34 एंगस्ट्रम होती है, मतलब ये शॉर्टर हो जाता है क्योंकि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करके यहां पर एक ही बॉन्ड थी, यहां 2 बॉन्ड हो गई। यहां कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.10 एंगस्ट्रम के आसपास होती है। यहां पर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 1.12 एंगस्ट्रम, यहां पर 1.10 एंगस्ट्रम। उस तरह से अल्काइन, व्हाट इज अल्काइन, अल्काइन क्या है तो हाइड्रोकार्बन कॉन्टेंस एटलीस्ट अ कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम कॉन्टेंस एटलीस्ट अ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कहलाता क्या तो अल्काइन कहलाता है। तो सिंपलेस्ट अल्काइन अगर हम लोग ले लें तो एसिटिलीन मतलब H C ट्रिपल बॉन्ड C H, ये हो गया क्या तो अल्काइन, सिंपलेस्ट अल्काइन एसिटिलीन या इथाइन जो भी कहें। यहां पर जो कार्बन की हाइब्रिड स्टेट होती है तो ये कार्बन ने कितना सिग्मा बना तो ये सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होती है। तो इस कार्बन ने 2 सिग्मा बनाई है, इससे इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी तो sp सेप लीनियर। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है लगभग कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है लगभग 1.20 एंगस्ट्रम होती है। तो अल्केन में जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रम होती है, अल्कीन में कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रम होती है, जबकि अल्काइन में कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.20 एंगस्ट्रम होती है। तो ये अल्कीन एंड अल्काइन। ऑब्वियसली कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ यहां पर लगभग 1.08 एंगस्ट्रम होती है। तो यहां पर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 1.12 एंगस्ट्रम, यहां पर 1.10 एंगस्ट्रम, इसका 1.08 एंगस्ट्रम। उस तरह से अगर हम लोग कहें बेंजीन, बेंजीन भी एक हाइड्रोकार्बन ही है, मतलब इसमें भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, लेकिन इसमें क्या होती तो 6 कार्बन इन साइकिल होती है। इसमें क्या होती तो 6 कार्बन इन साइकिल होती है जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है। ये तो 6 कार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन है जिसमें 6 कार्बन इन साइकिल है जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होती है। तो ये साइक्लिक होती है, ये साइक्लिक होती है। ऑब्वियसली सारे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट यहां पर sp2 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 sp2, तो सारे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 होती है ना, तो इसलिए प्लेनर होता है। और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होती है ना, ये पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो हकर रूल के अनुसार जो साइक्लिक प्लेनर और जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होती है एरोमेटिक होता है, मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है, एरोमेटिक होता है। इसमें अगर कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड, सारे कार्बन कार्बन के ऑब्वियसली आप मेजोमेरिक इफेक्ट में पढ़े हैं कि बेंजीन में जो कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है एक कंजुगेट पोजीशन से दूसरे कंजुगेट पोजीशन पर डिलोकलाइज होता रहता है, इसलिए बेंजीन के सारे कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो एक समान होती है, दैट इज 1.39 एंगस्ट्रम। तो ऑब्वियसली यहां पर बेंजीन में सारे कार्बन कार्बन की जो डबल बॉन्ड यहां पर कभी यहां हो जाता कभी यहां हो जाता, ये डबल बॉन्ड कभी यहां है तो यहां हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहां है तो यहां पर हो जाता। तो बेंजीन साइक्लिक है, इसमें 6 कार्बन साइकिल में जिसका अल्टरनेट पोजीशन पर ऑब्वियसली डबल बॉन्ड है। तो ये साइक्लिक है, प्रत्येक कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 मतलब प्लेनर है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है। इसमें जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है सारा, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जितना होगा उतना ही इसका बॉन्ड लेंथ होगा, ये भी इतना ही होगा, इसका भी इतना ही होगा, इतना ही भी इतना होगा, मतलब इसकी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 1 पॉइंट, इसकी कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1
1.39 एंगस्ट्रम होती है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.09 एंगस्ट्रम होती है। तो ये स्पेशल टाइप का एक हाइड्रोकार्बन हो गया, ये कह सकते हैं, जिसे हम लोग पढ़ना थोड़ा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो कर रहा है, इस कारण से हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन वह कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो वह कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, अल्केन, एल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन। अल्केन जिसमें सिर्फ क्या होगी, तो कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगी। बेसिक फॉर सिंपलेस्ट एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है इथेन, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम होती है। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 1.12 एंगस्ट्रम होती है, कार्बन की हाइब्रिड sp3। उस तरह से अल्कीन जिसमें कम से कम एक, अल्कीन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड होती है। सिंपलेस्ट एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने इथिलीन ली है, जिसकी कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रम होती है। कार्बन की हाइब्रिड sp2, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 1.10 एंगस्ट्रम होती है। अल्काइन हुआ हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ लगभग 1.20 एंगस्ट्रम होती है, और इसमें कार्बन की हाइब्रिड sp, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 1.08 एंगस्ट्रम होती है। जबकि बेंजीन क्या है, तो बेंजीन में 6 कार्बन साइकिल है जिसका अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, और बेसिक डबल बॉन्ड कभी यहाँ का मतलब डीलोकलाइज होता रहता है, माइग्रेट होता रहता है। तो ये साइक्लिक है, सारे कार्बन के हाइब्रिड sp2, ये प्लेनर है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड है। इसी हैकर रूल के अनुसार एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक मतलब ये जो डबल बॉन्ड है, ये कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ होता रहता। तो बेंजीन में जो सारे कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो एक समान होती है, मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण, और वो होती है 1.39 एंगस्ट्रम, और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ लगभग 1.09 एंगस्ट्रम होती है। तो ये हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन होगी। तो हम लोग शुरू करेंगे अल्केन। ध्यान दीजिए, अल्केन के बारे में हम लोगों ने अल्केन की नोमेनक्लेचर, अल्केन के बारे में हम लोग अल्केन की नोमेनक्लेचर में पढ़ रखी है। नोमेनक्लेचर में यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अल्केन में आइसोमेरिज्म, अल्केन में जो आइसोमेरिज्म होती है उसे हम लोग आइसोमेरिज्म में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। और अल्केन की कुछ जनरल प्रॉपर्टी भी हम लोग जीओसी में डिस्कस कर रखे हैं, तो उसे भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो यहाँ पर हम लोग जो भी पढ़ेंगे सिर्फ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन पढ़ेंगे। तो और इसमें आप ध्यान देखेंगे कि जो अल्केन की जो प्रिपरेशन है उसमें जो इन्वॉल्व रिएक्शंस है वो आगे के चैप्टर्स का है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन है, ये आप 11th कभी मत सोचिएगा, ये सारा का सारा क्या, तो 12th जो भी रिएक्शंस है वो सारा का सारा आप 12th का रिएक्शंस में पढ़ेंगे। इससे मिसकॉन्सेप्शन, अक्सर स्टूडेंट को मिसकॉन्सेप्शन हो जाती है कि ये तो 11th का है। नहीं, मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ वो आपका 12th है, कहीं भी 11th नहीं। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी 11th हो, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और थोड़ी बहुत इंडक्टिव इफेक्ट, थोड़ी बहुत मेसोमेरिक इफेक्ट की कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी पहले अपन डिस्कस कर रखे हैं। यहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस में जो मेनली 12th का रिएक्शंस है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अल्केन। तो हम लोग शुरू करते हैं अल्केन। अल्केन, तो अल्केन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होती है कहलाता है अल्केन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन आप लोगों को मैंने नोमेनक्लेचर में बताया था, दैट इज एलिफैटिक अल्केन। एलिफैटिक अल्केन मतलब ओपन चेन अल्केन, साइक्लिक अल्केन, बायसाइक्लिक अल्केन। तो ऑब्वियसली अल्केन, इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन, अल्केन की क्लासिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है नोमेनक्लेचर में, दैट इज एलिफैटिक अल्केन मतलब ओपन चेन अल्केन, साइक्लिक अल्केन, बायसाइक्लिक अल्केन, है ना। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन इसे मैंने आप लोगों को डिस्कस कर रखा है नोमेनक्लेचर में। आइसोमेरिज्म इन अल्केन, आइसोमेरिज्म इन अल्केन, इसे हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है आइसोमेरिज्म। तो यहां पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन।
तो यहां पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिक ये आपको मैंने डिस्कस कर रखा है, ये आपको मैंने डिस्कस्ड इन नोमेनक्लेचर, इसे मैंने नोमेनक्लेचर में डिस्कस कर रखा है, और इसे हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है इसे हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है आइसोमेरिज्म, है ना, आइसोमेरिज्म में इसे डिस्कस कर रखा है। तो यहां पर हम लोग प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन डिस्कस करेंगे। तो बेसिक फर्स्ट वन दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, तो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन की प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन की प्रिपरेशन। तो फर्स्ट वन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कार्बाइड, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कार्बाइड, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कार्बाइड। तो हाइड्रोलाइसिस मीन्स होता है रिएक्शन विथ वाटर, हाइड्रोलाइसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। तो जब मेटल कार्बाइड जैसे मेटल कार्बाइड में बेरिलियम की कार्बाइड ले लीजिए, एल्युमिनियम की कार्बाइड ले लीजिए, उसे जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब रिएक्शन के साथ वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो मीथेन फॉर्म होता है। तो बेसिक वेन एल्युमिनियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड, जैसे एल्युमिनियम कार्बाइड को और हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये वाटर से रिएक्शन करने के बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन देता। मीथेन क्या हुआ, तो एक हाइड्रोकार्बन, मतलब अल्केन है। तो बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कार्बाइड, ये क्या है, तो एल्युमिनियम कार्बाइड, ये क्या है, तो एल्युमिनियम कार्बाइड है, एल्युमिनियम कार्बाइड है। तो एल्युमिनियम कार्बाइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑब्वियसली मीथेन देता, मतलब अल्केन देता, मतलब हाइड्रोकार्बन देता है। उस तरह से अगर हम लोग बेरिलियम कार्बाइड ले लेते हैं और उसे अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो ये क्या देता, तो दिस गिव अस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन देता है, मतलब अल्केन देता है। तो फर्स्ट बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कार्बाइड, मेटल कार्बाइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या दे रहा, तो अल्केन दे रहा, मतलब मीथेन दे रहा। तो ये एक बार में पूछ रखा है कि एल्युमिनियम कार्बाइड को जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या देता, तो मीथेन देता है, या बेरिलियम कार्बाइड को अगर वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या देता है, तो मीथेन देता है। ठीक है। नाउ सेकेंड मेथड इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड। तो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन इज बाय डीकार्बोक्सिलेशन, by decarboxylation of कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड या इसी को हम लोग कहते हैं फैटी एसिड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, और फैटी एसिड, इसी को हम लोग कहते हैं फैटी एसिड। तो बाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फैटी एसिड। तो डीकार्बोक्सिलेशन, डी मतलब होता है रिमूवल, लॉस, डी मतलब क्या होता है, तो रिमूवल, और कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है, तो CO2, तो रिमूवल ऑफ CO2। तो बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड मतलब कार्बोलिक एसिड में से CO2 की रिमूवल कर करके अल्केन का प्रिपरेशन किया जाता है। तो कैसे किया जाता, तो वेन कार्बोलिक एसिड या इसी को हम लोग फैटी एसिड कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैटी एसिड। तो जब कार्बोलिक एसिड और फैटी एसिड को इज हीटेड विथ, जब इसे हीट किया जाता है किसके साथ, तो विथ मिक्सचर ऑफ कॉस्टिक सोडा लाइम विथ सोडा लाइम। ये सोडा लाइम क्या होती है, तो NaOH, कॉस्टिक सोडा और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। तो क्या होता, तो रिमूवल ऑफ
रिमूवल हो जाती है किसकी, तो ऑफ CO2 फ्रॉम एसिड, एसिड मतलब कार्बोलिक एसिड से हो जाती है, एंड गिव अल्केन, और वो हमें अल्केन देता है। रिएक्शन इज कॉल्ड, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, एंड ये जो रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, ये जो रिएक्शन होती है कहलाता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड, डीकार्बोलेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड। तो जब हम लोग कार्बोलिक एसिड को, जैसे मान लेते R है, COOH है, अगर इसे हम लोग हीट करते हैं, किसके साथ, तो ऑब्वियसली सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम मतलब मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CO, सोडा लाइम के साथ, है ना, सोडा लाइम के साथ। जब हम कार्बोलिक एसिड को हीट करते हैं किसके साथ, तो सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम, दिस इज अ साइन फॉर हीटिंग। तो जब हम कार्बोलिक एसिड को हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, तो इससे क्या होती है, तो CO2 की रिमूवल हो जाती है। इससे क्या होती है, तो CO2 की रिमूवल हो जाती है। इससे क्या होती है, तो CO2 की रिमूवल हो जाती है, और क्या दे देता है, ये अल्केन दे देता है। ये CO2 की रिमूवल हो जाएगी, और ये आपको क्या दे दिया, अल्केन दे दिया। ये क्या दे दिया आपको, अल्केन दे दिया। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड, तो डी मतलब होता है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2। तो जब हम कार्बोलिक एसिड या फैटी एसिड को हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, मतलब मिक्सचर ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड कैल्शियम ऑक्साइड मतलब लाइम के साथ, तो रिमूवल ऑफ CO2 होती है, मतलब कार्बोलिक एसिड से CO2 निकल आता है और ये फॉर्म करता है अल्केन। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, या सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड। इसे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं, या डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड। तो जब हम कार्बोलिक एसिड या फैटी एसिड को हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, मतलब मिक्सचर ऑफ कॉस्टिक सोडा लाइम के साथ, तो CO2 की रिमूवल हो जाती है और फॉर्म करता है अल्केन, और इस रिएक्शन को कहा जाता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड, या इसी को हम लोग कहते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म। तो बेसिक जब आप मिक्सर लेते हैं, जब आप कार्बोलिक एसिड में डालते हैं ऑब्वियसली कॉस्टिक सोडा को, मतलब NaOH को, तो ये कार्बोलिक एसिड क्या करता है, ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, आपस में क्या करता है, तो रिएक्शन कर करके इसकी सोडियम सॉल्ट देता है, RCOO माइनस Na प्लस ऑब्वियसली वाटर, यहां से H+ या OH माइनस मिलकर के क्या दे दिया, तो वाटर दे दिया। तो ऑब्वियसली ये एक सॉल्ट है, जो सॉल्ट होती है सॉल्यूशन के अंदर, ये क्या है तो ये एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या देता है, सॉल्ट। सॉल्ट जो होता है वाटर के अंदर क्या रहेगा, तो सॉल्ट जो सॉल्यूशन के अंदर क्या रहेगा, तो ऑब्वियसली इसकी एनाइन अलग हो जाएंगी और ये कैटायन अलग रहेगा, Na+ अलग रहेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली होती क्या है, तो ये जब हम हीट करते हैं तो ये क्या होता, तो ये ऑक्सीजन इसके पास नेगेटिव चार्ज, आप जानते हैं किसी के पास अगर नेगेटिव चार्ज है मतलब ये होता है कि उस एटम ने किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन लूट करके ले आया। मत अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन, मतलब लूटा हुआ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन है। तो जब हीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑब्वियस इधर बॉन्ड करती है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर बॉन्ड करती है। तो जैसी ऑक्सीजन पर मौजूद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इधर आता है, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज हो जाती है और ये फॉर्म करता है। और ये यहां से क्या हो गया, तो ये C, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड मतलब CO2 की रिमूवल हो गई। ये क्या हो, तो CO2 की रिमूवल हो गई। अब क्या फॉर्म कर दिया, तो ये कार्बन के पास, ये अल्केन जो कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इस बगल वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बोनाइन फॉर्म करता है। ये क्या कहते हैं, ये कार्बोनाइन फॉर्म कर देता है। और ये रिमूवल, ये क्या होगी, तो यहां पर रिमूवल हो गई किसकी, तो CO2 की। यहां पर रिमूवल होगी किसकी, तो CO2 की। तो जब हम कार्बोलिक एसिड को कॉस्टिक सोडा के साथ हीट करते हैं तो पहले सॉल्ट देता है। पहले आपस में एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या करा, तो ये सॉल्ट दिया। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या करा,
तो सॉल्ट दिया, तो सॉल्ट क्या होती है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है। सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, तो इसकी कार्बोक्सिलेट आयन और Na+ अलग हो जाएंगी। हीटिंग के कारण क्या होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन पर इधर बॉन्ड कर जाता है, जिसके कारण CO2 बाहर निकल आता और ये कार्बन आयन फॉर्म होती है। अब देखिए जी, कार्बन आयन जो होता है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सारे बेस में सबसे ज्यादा। आपको मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कंजुगेट बेस होती है वो वीक होती है। अगर आपसे कहा जाए कि एसिडिक का स्ट्रेंथ, अगर हम लोग कहते थे कि जो एसिडिक का स्ट्रेंथ होती है, जो एसिडिक का स्ट्रेंथ होती है, जो एसिडिक का स्ट्रेंथ होती है, अगर आपसे कहा जाए कि जो एसिडिक का स्ट्रेंथ होता है वो कार्बोलिक एसिड का ज्यादा होता है, किससे, तो अल्कोहल से, या कार्बोलिक एसिड का एसिडिक का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है फिनॉल से। फिनॉल की एसिडिक का स्ट्रेंथ ज्यादा होती है अल्काइल अल्कोहल से। एल्काइल अल्कोहल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ, या कि फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है वाटर से। वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एल्काइल अल्कोहल से। एल्काइल अल्कोहल का ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है अमोनिया से। अमोनिया का ज़्यादा होता है ओब्वियसली अल्केन से, मतलब मीथेन से। तो अगर ये एसिड स्ट्रांग है ना, आप कह सकते हैं कि जी फिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है वाटर से, वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एल्काइल अल्कोहल से, एल्काइल अल्कोहल ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है अमोनिया से, ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है अल्केन से। तो स्ट्रॉन्ग, जो एसिड स्ट्रॉन्ग होती है उसकी कंजुगेट बेस वीक होती है। मतलब अगर ये एसिड है तो किसी एसिड का यदि हमें कंजुगेट बेस लिखना है, यदि किसी एसिड की कंजुगेट बेस लिखनी है तो उससे क्या करेंगे, H+ को निकाल देंगे। यदि किसी एसिड की अगर हमें कंजुगेट बेस लिखनी है तो क्या करते हैं, तो एक H+ निकाल देते हैं। जैसे फिनॉल की कंजुगेट बेस लिखनी है तो क्या करेंगे, तो इसे H+ को निकाल देंगे तो ये फिनॉक्साइड है, ये इसकी कंजुगेट बेस हो जाएगी। H2O का अगर हमें कंजुगेट बेस लिखना है तो क्या करेंगे, तो H+ निकाल देंगे OH-। एल्काइल अल्कोहल की कंजुगेट बेस लिखनी है तो क्या करेंगे, तो H+ निकाल देंगे, ये अल्कोक्साइड। अमोनिया का कंजुगेट बेस लिखना है तो क्या करेंगे, H+ निकाल देंगे NH2-। मीथेन का अगर कंजुगेट बेस लिखना है तो क्या करेंगे, तो H+ निकाल देंगे CH3-। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड की कंजुगेट बेस होती है, ये देखिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है इससे, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड इससे, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है इससे, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है इससे। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है उसकी कंजुगेट बेस वीक होती है। अगर इन, ये इसका कंजुगेट बेस ये हो गया, 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 तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कंजुगेट बेस होती है, एसिड बेस मैंने बताया, जो स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कंजुगेट बेस होती है वो वीक होती है। मतलब ये फिनॉक्साइड आयन बीकर बेस होता है किससे, हाइड्रोक्साइड से। हाइड्रोक्साइड बीकर बेस होता है एल्कोक्साइड से। एल्कोक्साइड बीकर बेस होता है एमाइड से, और एमाइड बीकर बेस होता है कार्बन एनायन से। मतलब ये इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो ये कार्बन है। तो ध्यान रखेंगे जो कार्बन एनायन होता है क्या होता है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब ये जो कार्बन एनायन है, ये जो कार्बन एनायन हो सबसे H+ खींच सकता है, जो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस की एफिनिटी किस चीज की होती है, तो H+ खींच लेने की। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कार्बन एनायन वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब सबसे, चाहे H2O रहेगा, चाहे फिनॉल रहेगा, H2O रहेगा, अल्कोहल रहेगा, या कोई भी एसिड रहेगा, उससे कार्बन एनायन क्या करता है, तो H+ खींच लेता है। क्यों, क्योंकि ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ध्यान रखेंगे सारे बेसों में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, तो अल्केन का कार्बन आयन। सारे बेस में क्या हो गया, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया कौन सा, तो अल्केन का कार्बन आयन। तो ये कार्बन आयन जो है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करेगा, तो सबसे H+ खींच सकता है। इवन वाटर, तो वाटर से क्या करता, सॉल्यूशन है, तो ये वाटर से क्या करता है, तो ये वाटर से क्या करता है, तो ये वाटर से H+ खींच लेता। ये कार्बन आयन क्या करता, तो वाटर से H+ खींच करके ये अल्केन दे देता है, और ये OH- निकल आता। और ये OH- और Na+ मिल करके, OH- और Na+ मिल करके ये क्या दे दिया आपका, तो NaOH हो गया आपका, NaOH। अब ध्यान दीजिए NaOH, यहां से जो CO2 नोट, यहां ध्यान रखेंगे तो नोट, यहां जो CO2 की रिमूवल हुई, ये जो CO2 रिमूवल हुई, तो CO2 जो इवॉल्व होता है, रिलीज होता है, इवॉल्व्ड इज कंज्यूम्ड बाई, ये कंज्यूम कर लिया जाता है किसके द्वारा, तो कंज्यूम्ड बाई लाइम। लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यहां से जो CO2 रिमूव हुआ है उसको कंज्यूम कर लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये सॉलिड बना देता है, पत्थर बना देता है, नीचे जाकर बैठ जाता। तो बाई प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड, तो पहली पॉइंट की डीकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है रिमूवल, डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2, रिमूवल ऑफ CO2।
तो कैसे रिमूवल ऑफ CO2 होती है? तो कह रहा है जब कार्बोनिक एसिड या इसी को हम लोग फैटी एसिड कहते हैं, इसे हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या है? तो ये मिक्सर ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड लाइम, मिक्सर ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड लाइम। तो जब कार्बोनिक एसिड को हम हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ तो रिमूवल ऑफ CO2 हो जाती है कार्बोनिक एसिड से। कार्बोनिक एसिड से CO2 रिमूव हो जाता है और ये फॉर्म करता है अल्केन। कैसे होती है? तो जब आप कार्बोनिक एसिड को हीट करेंगे मिक्सर ऑफ सोडा लाइम के साथ, मतलब कॉस्टिक सोडा और लाइम के साथ, तो ये कॉस्टिक सोडा ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट दिया। जब हीट करेंगे तो ये कार्बोनेट आयन से CO2 रिमूव हो जाएगा, फॉर्म कर देगा कार्बन आयन। और कार्बन आयन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो बेसिक सोल्यूशन में मौजूद वाटर से क्या करेगा? तो H+ खींच लेगा, यहाँ पर H2O बना है, उसे H+ खींच लेगा, ये अल्केन दे दिया। और बेसिक ध्यान रखें यहाँ जो CO2 रिमूव हुई है उससे जो ये CO2 जो इवॉल्व हुई है उसे कंज्यूम कर लेगा कौन? तो CO। तो जरा देखिए यहां पर जो सबसे स्लो स्टेप होता है, यहां पर जो स्लो स्टेप होता है ये रिमूवल ऑफ CO2, ये स्लो स्टेप होती है। ये बड़ा फास्ट स्टेप होगा। एसिड बेस रिएक्शन ये फास्ट होता है ना, ये फास्ट होता है, और बेस ये फास्ट होता है। ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया आपका, ना ये स्टेप आपका फर्स्ट हो गया। ये आपका क्या है? तो स्टेप फर्स्ट हो गई आपकी, स्टेप फर्स्ट हो गई आपकी। ऑब्वियसली ये आपकी क्या है? तो स्टेप सेकेंड हो गई आपकी। तो यहां पर ये स्टेप सेकेंड हो गई और ये आपका क्या है? तो स्टेप थर्ड हो गई। तो ध्यान रखें इन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रिमूवल ऑफ CO2। तो बेसी जितना तो जो रिएक्शन की गति है, मतलब कितना फटाफट कार्बोनिक एसिड से CO2 निकलेगा, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। आपने जान पढ़ा है केमिकल काइनेटिक में कि इन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, मतलब एक ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होती हैं, एक ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, वैसे केमिकल रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होती हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती हैं। तो एक ऐसे केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी स्टेप इन्वॉल्व होती हैं, वैसे केमिकल रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होती हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती हैं। तो यहां पर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो रिमूवल ऑफ CO2 है। तो किस एसिड से CO2 की रिमूवल फास्ट होगी ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के ऊपर। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना वो फटाफट इधर आएगा। अगर ये फटाफट आ रहा तो ओवरऑल रिएक्शन भी ये तो तुरंत हो ही जा रहा है, ये भी तुरंत हो ही जा रहा है। तो मेन हमारे लिए धीमा कौन है? तो ये है। ये जितना जल्दी जल्दी निकले हमारा प्रोडक्ट उतना जल्दी, ये तो फास्ट तुरंत हो जाएगा आपका, ये भी तुरंत हो जाएगा, फट सा इंस्टेंटेनियसली हो जाएगा, इंस्टेंटेनियसली। तो मेन हमारा धीरे धीरे होता है ये, मतलब ये स्टेप अगर ज्यादा तेजी से होने लगे तो प्रोडक्ट भी आपका तेजी से बनने लगेगा। तो ये कह रहा है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है इस रिएक्शन की रिमूवल ऑफ CO2। तो अगर ये स्टेप को तेज करने का तरीका क्या होगा? तो इसकी स्टेबिलिटी। अगर ये कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना तेजी से ये नीचे आएगा, मतलब उतना तेजी से रिएक्शन होगी। तो आप कह सकते हैं इजीनेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। कौन सी कार्बोनिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन मोर इजियर होगी वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के ऊपर। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होगी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होगी उतनी इजियर होती है रिमूवल ऑफ CO2। ये तो तुरंत हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन में फास्ट रिएक्शन होती है, आयनिक रिएक्शन में फास्ट रिएक्शन होती है। तो एसिड बेस रिएक्शन में फास्ट रिएक्शन हो जाएगी आपकी। ऑब्वियसली ये जो रिएक्शन है ये स्लो होती है। ये जो रिएक्शन मतलब रिमूवल ऑफ CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन ये स्लो होती है। और ये तो बेस है, बेस क्या करेगा? तो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट, ये आपका बेस है, H2 एसिड है, इसे H+ खींच लेगा, ये फास्ट है। तो एसिड बेस रिएक्शन तो फास्ट होती है, स्लो ये आपका रिएक्शन है, मतलब रिमूवल ऑफ CO2। तो जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की जो गति हो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? तो रिमूवल ऑफ CO2 के ऊपर। अगर ये तेज होने लगे तो हमारा प्रोडक्ट भी बड़ा तेजी से मिलने लगेगा। तो ऑब्वियसली ये तेज कब होगा? तो जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर कार्बन आयन मोर स्टेबल होगी तो डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट होती है। तो हम लोग सिंपल कहते हैं कि इजीनेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कहां पर आसानी से CO2 रिमूवल होती है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के ऊपर। मतलब जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होगी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होगी उतनी इजियर होगी क्या? तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो ऑब्वियसली ग्रेटर विल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, हायर विल, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बन आयन की उतनी ज्यादा इजियर होगी क्या? तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। देखिए इसकी स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा होगी? तो अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, नेगेटिव चार्ज को आप जानते हैं, बेसिक नेगेटिव चार्ज स्पेसीज है, चार्ज जितना कम होता है आयन के ऊपर, चार्ज जितना कम होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर नेगेटिव चार्ज खींचने वाला अगर कोई स्पेसीज है
तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएंगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली डिकार्बोनेशन भी फास्ट होगी। तो यहां पर नोटेबल पॉइंट है, इसमें नोट मतलब ध्यान देना है कि जो इजीनेस ऑफ डिकार्बोनेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन के ऊपर। ग्रेटर विल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन, हायर विल रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, उतनी ज्यादा डिकार्बोक्सिलेशन की गति होगी। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहां मौजूद रहा तो बेसी नेगेटिव चार्ज को घटाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन को बढ़ाएगा, मतलब फटाफट आपका डिकार्बोक्सिलेशन होगी। ठीक है, तो इजीनेस ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, तो ध्यान रखेंगे नोट, नोट मतलब ध्यान देना है। तो इजीनेस ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, इजीनेस ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, इजीनेस ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड डिपेंड्स ऑन, डिपेंड करता है किसका, डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी, डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। तो ग्रेटर बिल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ग्रेटर बिल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बन एनायन की, कार्बन एनायन, हायर बिल रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी या कि इजनेस मतलब आसानी ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब दैट इज आप कह सकते हैं कि जो डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड होती है, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड की जो डिकार्बोक्सिलेशन होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती है किसके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन की। ध्यान रखें, अगर ये कार्बन एनायन है, ये अगर ये क्या है तो कार्बन एनायन है, ये कार्बन एनायन है, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद रहेगा तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को घटाएगा, नेगेटिव चार्ज घटाएगा और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, है ना। वैसे जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी उतना फटाफट ये आएगा, मतलब उतनी आसानी से CO2 रिमूव होगी। अगर इजनेस ऑफ डिकार्बोनेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ग्रेटर बिल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, हायर बिल रिएक्टिविटी और इजनेस ऑफ डिकार्बोनेशन, मतलब जो इजनेस होगी, इजनेस दैट इज इजनेस ऑफ डिकार्बोनेशन, दैट इज आप कह सकते हैं जो इजनेस होगी, इजनेस ऑफ डिकार्बोनेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के। तो बेसी इसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर नेगेटिव चार्ज खींचने वाला अगर ग्रुप रहेगा, तो अगर नेगेटिव चार्ज खींचने वाला रहेगा तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा घटेगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है क्या, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, मतलब इंक्रीज करेगा क्या, तो डिकार्बोक्सिलेशन। जबकि अगर यही है, ये R- है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज को और इसी की तरफ बढ़ाने वाला कोई होगा, तो स्टेबिलिटी घटा देगा, मतलब डिकार्बोक्सिलेशन की जो गति है उसको घटा देगा। तो ध्यान रखेंगे नोट कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होती है, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगी, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगी वो डिक्रीज करेगा नेगेटिव चार्ज या कि इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी। तो बेसिक ध्यान रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, नोट, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीजेज नेगेटिव चार्ज घटाता है एंड इंक्रीजेज, और इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, increase stability of carbon ion and hence increases reactivity of decarboxylation, reactivity of
decarboxylation and hence increases reactivity of decarboxylation। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर मौजूद रही तब, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद रही तब, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, तो इंक्रीज करेगा क्या, तो इंक्रीजेज नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज को इसकी तरफ रिपेल करने वाला हो गया था, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज करता है नेगेटिव चार्ज एंड, और ये क्या करेगा, एंड डिक्रीजेज, और क्या करेगा, तो डिक्रीज करे एंड डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड हेंस decreases reactivity of decarboxylation। तो ध्यान रखें, जो रिएक्टिविटी होती है, ईनेस होती है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड की, वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के ऊपर। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होगी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होंगी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होंगी, वो क्या होगी, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी डीकार्बोक्सिलेशन की। मतलब आप कह सकते हैं कि ईजीनेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा को घटाता, स्टेबिलिटी बढ़ाता, मतलब जो रिएक्टिविटी होगी डीकार्बोक्सिलेशन को उसे इंक्रीज करेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ा देगा, तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, और जो रिएक्टिविटी ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन है उसे भी क्या करता, तो डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राइट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉलोइंग कार्बोनिक एसिड। लिखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, मतलब किस कार्बोनिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन मोर इजियर है। तो बेसी यहां से अगर इस कार्बोनिक एसिड को, दैट इज एसिडिक एसिड को हीट करेंगे कॉस्टिक सोडा के साथ, कॉस्टिक सोडा इलान के साथ, तो यहां से CO2 निकल आएंगे और ये क्या फॉर्म कर देगा, तो CH3 माइनस कार्बन आयन। अगर इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो कार्बन आयन कौन सी फॉर्म होगी, तो ये यहां से अगर इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो कार्बन आयन कौन सी फॉर्म होगी, तो CH3 CH2 माइनस फॉर्म होगी। अगर इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो क्या होगी, तो यहां से CO2 निकल आएंगे, तो ये क्या फॉर्म करेगा कार्बन आयन, तो CH3, ये CH3, ये H, मतलब ये H है, ये CH3, ये कार्बन आयन फॉर्म होगी। और इसकी डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो क्या होगा, तो यहां से CO2 निकल आएंगे, तो ये फॉर्म करेगा CH3C, ये CH3, ये CH3, ये दिस वन। तो ऑब्वियसली अगर इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो CO2 निकल आएगा, तो ये कार्बन आयन फॉर्म होगी, यहां से निकल आएगा ये कार्बन आयन फॉर्म होगी, यहां CO2 निकलेगा ये कार्बन आयन फॉर्म होगी, ये CO2 निकलेगा कार्बन आयन। तो अगर यहां पर स्टेबिलिटी देखा जाए तो देखिए यहाँ 3 CH3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, यहाँ पर 2 CH3, ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, यहाँ एक CH3 दिसमें। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, मतलब नेगेटिव चार्ज तीनों मिलकर के बढ़ा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ना मतलब स्टेबिलिटी घटना। यहाँ पर 2 CH3 मिलकर नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, मतलब स्टेबिलिटी घटा रहा है। यहाँ एक ही CH3 मिलकर के नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, मतलब स्टेबिलिटी घटा रहा है, जबकि यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी नहीं घटा रहा है। तो अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी आपसे पूछा जाए, यहाँ अगर आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर, यहाँ पर आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगी किसकी, तो ऑब्वियसली अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आपसे कहा जाए तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो मिथाइल कार्बन आयन की, उससे कम होगी इसकी कम होगी, इसकी सबसे कम होगी इसकी। क्यों, क्योंकि 3 CH3 ग्रुप मिलकर के नेगेटिव चार्ज की मात्रा, चार्ज बढ़ना मतलब स्टेबिलिटी घटना। चार्ज एक तरह का क्या होता है, तो लोड होता है, भार होता है, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी घटती चली जाएगी। तो यहाँ 3 CH3 मिलकर के नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा, मतलब स्टेबिलिटी घटा रहा, 2 CH3 ही नेगेटिव चार्ज बढ़ा, मतलब स्टेबिलिटी घटा रहा, लेकिन इसकी तुलना में कम। यहाँ पर स्टेबिलिटी सिर्फ CH3 घटा रहा है, जबकि यहाँ कोई इसकी स्टेबिलिटी घटा नहीं रहा, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर क्या हो गई, तो बेसिक आप जानते हैं कि CH3 माइनस की जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी किससे, तो CH3 CH2 माइनस से। मिथाइल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा, इथाइल कार्बन आयन से किस ज्यादा, ऑब्वियसली ये ज्यादा किससे, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा किससे, तो ये सेकेंडरी कार्बन आयन से, ज्यादा किससे, तो टर्सरी कार्बन आयन से। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा है, इसलिए जो ईजीनेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन होगी, इसलिए
जो इजनेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन होगी, इसलिए जो इजनेस होगी ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, इजनेस ऑफ जो डीकार्बोक्सिलेशन होगी, इजनेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन जो होगी वो क्या होंगी, तो बेसी फर्स्ट की ज़्यादा होंगी। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बन आयन ऑफ, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बन आयन की उतनी ज़्यादा ईजियर होगी क्या, तो डीकार्बोक्सिलेशन। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो इजनेस तो फर्स्ट की होगी, उसके बाद किसकी होगी, तो सेकेंड की होगी, उसके बाद किसकी होगी, थर्ड की होगी, उसके बाद किसकी होगी, तो फोर्थ की होगी। अनदर एग्जाम्पल, राइट मेजर प्रोडक्ट, राइट मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग एसिड, राइट मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग एसिड्स। करें इन सारे एसिड्स की मेजर प्रोडक्ट लिखिए। तो फर्स्ट वन, जैसे मान लेते हैं कि ये कार्बोनिक एसिडिक एसिड है, ऑब्वियसली इसे अगर हम लोग कॉस्टिक सोडा एनलाम के साथ NaCO के साथ हीट करें तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगी। सेकेंड वन, अगर हमारे पास ये है दिस वन, ये COOH है, अगर इसे हम लोग कॉस्टिक सोडा लाइम के साथ अगर हीट करें तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगी। उस तरह से अगर हमारे पास C6H5 COOH है और इसे अगर हम लोग NaOH और COA के साथ हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगी। तो ऑब्वियस है किसी भी कार्बोनिक एसिड को अगर हम सोडा लाइम के साथ हीट करते तो क्या होती है, तो CO2 रिमूव हो जाएगी, यहां से क्या होगी, तो CO2 रिमूव हो जाएगी, तो ये फॉर्म क्या कर देगा, तो CH4। उसी तरह से किसी भी कार्बोनिक एसिड को अगर हीट करते कॉस्टिक सोडा और लाइम के साथ तो क्या होगी, तो CO2 की रिमूव हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो सिंपल ये साइक्लोहेक्सेन दे देगा, दिस साइक्लोहेक्सेन इस तरह। उस तरह से अगर इसे अगर हीट कर देंगे कॉस्टिक सोडा लाइम के साथ तो क्या होगी, तो CO2 की रिमूव हो जाएगी और ये क्या दे देगा, तो C6H6 दे देगा इस वन। तो जब हम कार्बोनिक एसिड को हीट करते हैं कॉस्टिक सोडा लाइम के साथ तो CO2 की रिमूव हो जाती है और फॉर्म कर देता है क्या, तो अल्केन। जो इजनेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन होता है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के ऊपर। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होती है उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, उतनी ज्यादा गति होती है किसकी, तो डीकार्बोक्सिलेशन की, रिमूवल ऑफ CO2 की। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि वाई अल्फा नाइट्रो एसिड और बीटा कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेटेड मोस्ट इजिली और सिंपली ऑन वार्मिंग। कह रहा क्यों अल्फा नाइट्रो एसिड और बीटा कीटो एसिड मोस्ट इजिली डीकार्बोलेट कर जाता है। ये अल्फा ये एसिड है, एसिड जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, उसके बाद वाली बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन था क्या, NO2 है, तो इसे हम लोग कह रहे हैं अल्फा नाइट्रो एसिड। यहाँ बीटा कीटो एसिड मतलब COOH इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो अल्फा कार्बन, उसके अगला कार्बन बीटा कार्बन प्लस CO, तो इसे कह रहे हैं बीटा कीटो एसिड। कह रहे क्यों अल्फा नाइट्रो एसिड और बीटा कीटो एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट इजी होती है। तो ऑब्वियसली अल्फा नाइट्रो एसिड आपका है, अल्फा नाइट्रो एसिड ये आपका हो गया R, ये CH2, ये CH, ये NO2 है और ये आपका क्या, तो COOH है, ये है। ऑब्वियसली यहां से क्या होता, तो अगर यहां से CO2 निकल आए, यहां से अगर ये CO2 निकल आए, यहां से अगर CO2 निकल आता है तो जो कार्बन आयन फॉर्म होती है ये RCH2, ये CH, NO2, ऑब्वियसली इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, ये इसके ऊपर क्या, तो निगेटिव चार्ज, ये NO2 है, N ये डबल बॉन्ड O, ये NO2 है। उसी तरह से अगर हम बीटा कीटो एसिड लें, ये बीटा कीटो एसिड लेते हैं, ये आपका है R, ये CO, ये क्या, तो ये CH2, ये COOH, ये बीटा कीटो एसिड है। ये कार्बोनिक एसिड जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है अल्फा कार्बन, उसका अगला कार्बन बीटा कार्बन। कार्बोनिक एसिड जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। और इससे यहाँ पर CO2 निकल आए तो जो कार्बन आयन फॉर्म होगी, वो क्या होगी, तो RCO, ये CH2 माइनस। अब जरा देखिए इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर क्या है, तो निगेटिव चार्ज, डायरेक्टली अटैच है एक ऐसी एटम से जिसके पास पाई बॉन्ड है। तो ये जो निगेटिव चार्ज ऑब्वियसली ये क्या है, ये कार्बन इसके पास निगेटिव चार्ज, ये डायरेक्टली अटैच है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एक ऐसे एटम से जिसका पाई बॉन्ड है।
तो आपने पढ़ा है मेजोमेरिक इफेक्ट, एक ऐसे सिस्टम जिसमें किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो और डायरेक्टली अटैच हो थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसे एटम से जिसके पास अगर पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस करता है। तो यहां पर क्या होगी, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, तो रेजोनेंस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएंगी और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। यहां पर क्या होगी, तो मेजोमेरिक इफेक्ट हो जाएंगी। मतलब ये RCH2, ये ऑब्वियसली ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, तो N, ये O माइनस, ये NO, दिस। तो यहां क्या हो रही है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट हो रही है। यहां पर क्या हो रही है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट हो रही है। तो मेजोमेरिक इफेक्ट मतलब जो कार्बन एनायन है इसके ऊपर जो मौजूद नेगेटिव चार्ज है ये बढ़ गया, मतलब यहां से चला गया यहां पर। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज दो पोजीशन पर बढ़ गया मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की मात्रा घट गई, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो ये जो कार्बन एनायन है वह स्टेबलाइज हो जा रहा है किसके द्वारा, तो मेजोमेरिक इफेक्ट द्वारा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहां भी है। इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है और ये डायरेक्टली अटैच है एक ऐसे एटम जिसके पास पाई बॉन्ड है। तो ये क्या होगी, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज मतलब अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पर इधर आएंगी, तो ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पर इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, तो यहाँ मेजोमेरिक इफेक्ट हो रही है। तो ये RCO माइनस और ये क्या हो गया, तो ये डबल बॉन्ड CH2। यहाँ भी क्या हो रही है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट हो रही है। यहाँ भी क्या हो रही है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट हो रही है। तो बेसिक आप कह सकते हैं कि जो कार्बन एनायन है अल्फा नाइट्रो एसिड की या बीटा कीटो एसिड की, जो कार्बन एनायन है, ये जो कार्बन एनायन है, ये जो कार्बन एनायन है किसकी, तो अल्फा नाइट्रो एसिड की, या जो कार्बन एनायन है किसकी, तो बीटा कीटो एसिड की, वो स्टेबलाइज हो रही है किसके द्वारा, तो मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट द्वारा। इसीलिए आप जानते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट इज ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। इस कारण से ये कार्बन एनायन स्टेबलाइज हो जा रहा है किसके द्वारा, तो मेजोमेरिक इफेक्ट द्वारा। ये जो कार्बन आयन है स्टेबलाइज हो रहा है किसके द्वारा, तो मेजोमेरिक इफेक्ट के द्वारा, जिसके कारण तो जी आपने पढ़ा है कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बन आयन की उतनी इजीनेस होती है किसकी, तो डीकार्बोलेशन की। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या रीजन कि क्यों अल्फा नाइट्रो एसिड और बीटा कीटो एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट इजी होती है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो जो कार्बन आयन, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो जो कार्बन एनायन यहां पर लिखेंगे, जो कार्बन एनायन होती है, जो कार्बन एनायन होती है किसकी, तो अल्फा नाइट्रो एसिड की, अल्फा नाइट्रो एसिड और बीटा कीटो एसिड, और बीटा कीटो एसिड जो कार्बन एनायन होती है अल्फा नाइट्रो एसिड या बीटा कीटो एसिड इज स्टेबलाइज बाई, जो स्टेबलाइज हो रही है किसके द्वारा, स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, रेजोनेंस या कि ये मेजोमेरिक इफेक्ट, या कि मेजोमेरिक इफेक्ट। सो इस कारण से सो जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, सो इट्स डीकार्बोक्सिलेशन इज मोस्ट इजी, सो इट्स डीकार्बोक्सिलेशन, इस कारण से इसमें जो रिमूवल ऑफ CO2 होती है मोस्ट इजी होती है। सो जो इट्स डीकार्बोक्सिलेशन इज मोस्ट इजियर, बहुत ज़्यादा आसान होता है। सिंपल वार्म कर देने से ऑब्वियसली अल्फा नाइट्रो एसिड या बीटा कीटो एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। तो करा क्यों अल्फा नाइट्रो एसिड या बीटा कीटो एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट इजी होती है, या सिंपली ऑन वार्मिंग डीकार्बोलेट कर जाता है। तो उसका कारण है कि अल्फा नाइट्रो एसिड या बीटा कीटो एसिड की जो कार्बन आयन फॉर्म होती है वो स्टेबलाइज होता है किसके द्वारा, तो मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट द्वारा। इस कारण से जो डीकार्बोक्सिलेशन होती है अल्फा नाइट्रो एसिड या बीटा कीटो एसिड की बहुत ही आसान होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट इजीली, कौन सी कंपाउंड है जिसकी डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2 सबसे आसानी से हुई। तो बेसिक यहां से अगर CO2 आप निकाल लेंगे तो ये जो कार्बन आयन फॉर्म होगी, या क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, मतलब इसका डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट इजी नहीं होगा। और यहां से CO2 आप निकाल लेंगे तो यहां पर कार्बन आयन फॉर्म होगी, और ये कार्बन आयन ये डायरेक्टली अटैच है एक ऐसे एटम जिसके पास पाई बॉन्ड है। तो ये क्या हो गया, तो ये जो कार्बन आयन होगी, जो कार्बन आयन होगी वो स्टेबलाइज करेगी किसके द्वारा, तो स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज करेंगी, मतलब इसका डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट इजी होगी। या सिंपली कहिए ये अल्फा का ये एसिडोलोज डायरेक्टली अटैच कार्बन, अल्फा कार्बन का बीटा का ये बीटा कीटो एसिड है। या सिंपल ये कहिए कि यहाँ से जो CO2 निकाल लेंगे तो जो कार्बन आयन फॉर्म होगी वो स्टेबलाइज करेगी किसके द्वारा, तो रेजोनेंस द्वारा। जबकि यहाँ से अगर CO2 निकाल लेंगे तो यहाँ जो कार्बन आयन फॉर्म होगी वो रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज नहीं होगी। जबकि यहाँ से CO2 आप निकाल लेंगे तो यहाँ जो कार्बन आयन फॉर्म होगी वो स्टेबलाइज नहीं होगी रेजोनेंस द्वारा, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए क्या होना, तो अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया है
तो ये डायरेक्टली अटैच होना चाहिए एक ऐसे एटम से पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है नहीं है। अगर यहाँ से CO2 निकाल लीजिए तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगी, ये डायरेक्टली अटैच होना चाहिए एक ऐसे एटम से इसका पाई बॉन्ड है, जिसका पाई बॉन्ड है ही नहीं, मतलब इसका डीकार्बोनेशन ईजियर नहीं होगा। तो बेसिक डीकार्बोनेशन कार्बोनिक एसिड की सबसे आसान कहां पर होती है? सिंपल वार्म कर देने पर कहां पर हो जाती है? जहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है। मतलब यहां करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? तो बी। यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? तो बी। तो कहां पर डीकार्बोनेशन सबसे ज्यादा आसान होता है, मोस्ट इजी होता है, सिंपली वार्म करने पर डीकार्बोनेशन हो जाएगी। तो जहां पर कार्बन आयन क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो ऑब्वियसली जो डीकार्बोनेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के ऊपर। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होगी उतनी इजियर होती है क्या? तो डीकार्बोनेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो कहां पर डीकार्बोनेशन सबसे आसान होता है? तो जहां पर कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो। तो ये चेक कर लीजिए, अगर कहीं पर क्वेश्चन में आ जाए, पूछा हुआ जेई के अंदर, जेई एडवांस के अंदर, तो आपको कहीं भी अगर पूछा जाए कि कहां पर डीकार्बोनेशन मोस्ट इजियर होता है, तो सिंपल देख लीजिए कि कौन सी एसिड की जो कार्बन आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। जहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएंगी उसका डीकार्बोनेशन मोस्ट इजी हो जाता है, मतलब सिंपल वार्म करने पर CO2 की रिमूवल हो जाती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। ये एक्चुअली रिएक्शन है कार्बोनिक एसिड का, ये 12th का एक्चुअली रिएक्शन है, लेकिन अपन 11th में डिस्कस करते जा रहे हैं क्योंकि यहां पर अल्केन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। ये एक्चुअली में रिएक्शन है 12th का कार्बोनिक एसिड का, है ना, फंक्शन ग्रुप कॉन्टेनिंग कार्बन ऑक्सीजन, मतलब कार्बोनिक एसिड का है। लेकिन हम लोग यहां पर इसे डिस्कस करें क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में आता है। तो मैंने पहले बोल रखा है कि जो भी 12th का रिएक्शन है, मतलब 12th कुछ 11th कुछ है नहीं, जो भी ये रिएक्शन हमारा 12th का ही है, ये सारा रिएक्शन आप 12th वाला ही पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और इसी को आगे करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को ही। ओके, बाय।